दोस्तों, आज की कहानी है बहू की समझदारी। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू सभी को मिले। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये बहू सास फिर से बड़बड़ाने लगी, कमाने का कुछ हुनर सीख। इस खानदान में ऐसा ही चला आ रहा है। वाह रे खानदान। गोपली फट पड़ी। औरत कमाए और मर्द उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाए। लानत है ऐसे खानदान पर। उस गांव में दक्षिण दिशा में कुछ कारीगर परिवार सालों से रह रहे थे। न जाने कितनी ही पीढ़ियों से वे लोग ठाकुरों की चाकरी करते आ रहे थे। तरक्की के नाम पर उन्हें कुछ भी तो नहीं मिला था। आज भी वे दूसरों पर निर्भर थे। पनराम का परिवार नाच मुजरे से अपना गुजारा करता आ रहा था। उसकी दादी माँ, बीवी सभी तो नाच मुजरे से ही परिवार पालते रहे थे। शादी ब्याह के मौके पर उन्हें दूर दूर से बुलावा आया करता था। औरतें महफिलों में नाच मुजरे करती और मर्द नशे में डूबे रहते। कभी गोपली की सहेली ने कहा था, गोपा, वहाँ तो जाते ही तुम्हें ठुमके लगाने होंगे, पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। गोपली ने मुंह बनाकर जवाब दिया था, नाचे मेरी जूती, मैं इसे खोटे काम कभी नहीं करूँगी। लेकिन उस दिन गोपली की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसके पति हयात ने कहा, 2 दिन बाद हमें आमधार की बारात में जाना है। वहाँ के ठाकुर खुद ही न्योता देने आए थे। नहीं, गोपली ने साफ साफ लहजे में मना कर दिया, मैं नाच मुजरा नहीं करूँगी। क्या हयात के हाथ से मानो तोते उड़ गए। कान खोलकर सुन लो। जैसे गोपली शेरनी ही बन बैठी थी। अपने माँ बाप से कह दो कि गोपली महफिल में नहीं नाचेगी, फिर हमारे पेट कैसे भरेंगे बहू। सामने ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे ससुर पनराम ने उसकी ओर देखते हुए सवाल दाग दिया। या तुम सोचो, उसका वही मुंहफट जवाब था। यह सोचना मर्दों का काम हुआ करता है। गोपली के रवैये से परिवार को गहरा धक्का लगा। आंगन के कोने में बैठा हुआ पनराम हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गोपली की सास बीमार थी। आंगन की दीवार पर बैठा हुआ हयात भांग की पंक्तियों को हथेली पर रगड़ रहा था। फिर क्या कहती हो, हयात ने वहीं से पूछा। देखो गोपली अपनी बात दोहराने लगी, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाल लूँगी, पर पैरों में घुंघरू नहीं बांधूंगी। कानों में घुंघरू शब्द पड़ते ही सास हरकत में आ गई। उसे लगा कि बहू का दिमाग ठिकाने लग गया है। वह खाट से उठकर पुराना संदूक खोलने लगी। उसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। सास ने संदूक से वे घुंघरू निकाल लिए जिनके साथ उनके खानदान का इतिहास जुड़ा हुआ था। उन पर हाथ फेरते हुए वह आंगन में चली आई। उसने पूछा, हाँ बहू, तू पैरों में पायल बांधेगी या घुंघरू? कुछ भी नहीं, गोपली चिल्लाकर बोली। हयात सुरभे की तैयारी कर चुका था। उसने जोर का सुट्टा लगाया। चिलम का सारा संदूक एक साथ ही भभक उठा। 2-3 कस खींचकर उसने चिलम पनराम को थमा दी। लो बापू, तुम भी अपनी परेशानी दूर करो। पनराम ने भी जोर से सुट्टा लगाया। माँ बाप बेटे दोनों ही नशे में धुत हो गए। सास बोली, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, गोपली ने भी कहा, ये काम करने वाले आदमी नहीं हैं। सामने से आमधार के ठाकुर करण सिंह आते हुए दिखाई दिए। सास ने परेशान होकर कहा, ठाकुर साहब आ रहे हैं, उनसे क्या कहें, जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। गोपली ने जवाब दिया, लेकिन उनके बयाने का क्या होगा, जिसको दिया है वह लौटा देगा। गोपली बोली, ठाकुर करण सिंह आए तो उन्होंने छूटते ही कहा, देखो पनराम, तुम लोग समय पर पहुंच जाना बारात में। नहीं, गोपली ने बीच में ही कहा, हम लोग नहीं आएंगे। गोपली की बात सुनकर ठाकुर साहब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पनराम से पूछा, क्यों रे पनिया, ये क्या सुन रहा हूँ? मालिक, न जाने कहाँ से यह मनहूस औरत हमारे परिवार में आ गई है। पनराम ठाकुर के लिए दरी बिछाते हुए बोला। ठाकुर दरी पर बैठ गए। वे गोपली की नाप जोख करने लगे। गोपली को उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा।
वह क्यारियों में जाकर गुड़ाई निराई करने लगी और सोचने लगी कि अगर उसके पास भी कुछ खेत होते तो कितना अच्छा होता। आमधार के ठाकुर बैरंग ही लौट गए। गोपली सारे गांव में मशहूर होने लगी। जितनी मुंह उतनी ही बातें। सास ने पूछा, क्यों री, नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या? मेरे साथ पास 2 हाथ हैं। गोपली अपने हाथों को देखकर बोली, इन्हीं से कमाऊंगी, खाऊंगी और तुम सबका पेट भी भरूंगी। तीसरे दिन उस गांव में पटवारी आया। वह गोपली के मायके का था, इसलिए वह गोपली से भी मिलना चला आया। गोपली ने उससे पूछा, क्यों बिसंदा, हमें सरकार की ओर से जमीन नहीं मिल सकती क्या? उस पर तो हाड़ तोड़ मेहनत करनी होती है। पटवारी के कुछ कहने से पहले ही हयात ने कहा, तो हराम की कब तक खाते रहोगे? गोपली पति हयात की ओर आंखें तरेर कर बोली, निखट्टू रहने की आदत जो पड़ चुकी है, जमीन क्यों नहीं मिल सकती? पटवारी ने कहा, तुम लोग मुझे अर्जी लिख कर तो दो, फिलहाल तो मुझे यहीं कहीं मजदूरी दिलवा दो। गोपली ने कहा, सड़क पर काम कर लेगी? पटवारी ने पूछा, हाँ हाँ कर लूँगी। गोपली को एक नई राह दिखाई देने लगी। ठीक है। पटवारी बिशन उठ खड़ा हुआ। कल सुबह तुम सड़क पर चली जाना, वहाँ गोपाल से बात कर लेना, वह तुम्हें रख लेगा, मैं उससे बात कर लूँगा। सुबह बिस्तर से उठते ही गोपली ने 2 बासी टिक्कड़ खाए और काम के लिए सड़क की ओर चल दी। वह उसी दिन से मजदूरी करने लगी। छुट्टी के बाद गोपाल ने उसे 40 रुपये थमा दिए। गोपली ने दुकान से आटा, नमक, चीनी, चायपत्ती खरीदी और अपने घर पहुंच गई। चूल्हा जलाकर वह रात के लिए रोटियां बनाने लगी। सास ने कहा, ए बहू, तू तो बहुत ही समझदार निकली रे। क्या करे? गोपली बोली, परिवार में किसी न किसी को तो समझदार होना ही पड़ता है। गोपली सास ससुर के लिए रोटियां परोसने लगी। उन्हें खिलाने के बाद वह खुद भी पति के साथ रोटियां खाने लगी। हयात ने पानी का घूंट पीकर पूछा, तुझे यह सब कैसे सूझा? गोपली ने उसे उलाहना दे दिया। क्या करें? गोपली बोली, परिवार में किसी न किसी को तो समझदार होना ही पड़ता है। गोपली सास ससुर के लिए रोटियां परोसने लगी। उन्हें खिलाने के बाद वह खुद भी पति के साथ रोटियां खाने लगी। हयात ने पानी का घूंट पीकर पूछा, तुझे यह सब कैसे सूझा? गोपली ने उन्हें उलाना दे दिया। तुम लोग तो घर में चूड़ियाँ पहने हुए होते हो ना, तुमने तो कभी तिनका तक नहीं तोड़ा। इस पर हयात ने गर्दन झुका ली। गोपली को लगने लगा कि उस निठल्ले परिवार की बागडोर उसे ही संभालनी पड़ेगी। वह मन लगाकर सड़क पर मजदूरी करने लगी। एक दिन उसने गोपाल से पूछा, मैं उन्हें भी काम दिलवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, गोपाल ने कहा, काम मिल जाएगा। गोपली घर पहुँची तो हयात कोने में बैठा हुआ चिलम की तैयारी कर रहा था। गोपली ने उसे समझाते हुए कहा, ये गंदी आदतें छोड़ दो, कल से मेरे साथ तुम भी सड़क पर काम किया करो। मैंने गोपाल से बात कर ली है, मैं मजदूरी करूँगा। हयात ने घबरा कर पूछा, तो औरत की कमाई ही खाते रहोगे? गोपली ने ताना मारा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हयात सिर खुजलाते हुए बोला, तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूँगा। दूसरे दिन से हयात भी सड़क पर मजदूरी करने लगा। अब उन्हें दोगुनी मजदूरी मिलने लगी। गोपली को सास ससुर का खाली रहना भी अखरने लगा। एक दिन गोपली ने ससुर से पूछा, क्या आप रस्सियाँ बांट लेंगे? आज तक तो नहीं बंटी। पनराम ने कहा, पर तुम कहती हो तो खाली बैठने से तो यही ठीक रहेगा। गोपली बोली, दुकानों में उनकी अच्छी कीमती मिल जाया करती है। बहू, मुझे भी कुछ करने को कहना। सास ने कहा, आप लंबी घास से झाड़ू बना लिया करें। गोपली बोली। अब उस पर परिवार में सभी कमाऊ हो गए थे। एक दिन गोपली सभापति के घर जा पहुंची और उनसे कहने लगे, ताऊ जी, हमें भी जमीन दिलवाइए ना। तभी उधर ग्राम सेवक चले आए। सभापति ने कहा, अरे हाँ, मैं तो तेरे ससुर से कब से कहता आ रहा हूँ कि खेती के लिए ज़मीन ले ले, पर वह तो बिल्कुल निखट्टू है। आप हमारी मदद कीजिए ना।
गोपली ने ग्राम सेवक से कहा। ग्राम सेवक ने एक फॉर्म निकालकर गोपली को दे दिया और बोले, इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, गोपली बोली, इस पर मेरे ससुर के दस्तखत होंगे। अभी तो हमारे सिर पर उन्हीं की छाया है। ठीक है, सभापति ने कहा, उन्हीं से करा लो। गोपली हंसी खुशी उस फार्म को लेकर घर पहुंची और अपने ससुर से बोली, आप इस पर दस्तखत कर दे। यह क्या है? ससुर ने पूछा। गोपली ने उन्हें सब कुछ बतला दिया। पनराम ने गहरी सांस खींचकर कहा, अब तो ही हम लोगों की जिंदगी सुधारेगी। उस दिन आंगन में सास लकड़ी के उसी संदूक को खोले बैठी थी जिसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। गोपली को देख उसने पूछा, हाँ तो बहू, इन घुंघरुओं को फेंक दो। नहीं, गोपली ने मना करते हुए कहा, ये पड़े रहेंगे तो गुलामी के दिनों की याद दिलाते रहेंगे। गोपली ने उस परिवार की काया ही बदल दी। उसके साहस पर गांव वालों ने दांते तले उंगली दबाने लगे। घर के आगे जो भांग की कोयरियाँ थी वहाँ उसने प्याज लहसुन लगा दिया था। सास ससुर भी अपने काम में लगे रहते। पति के साथ गोपली सड़क पर मजदूरी करती रहती। गोपली की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके पैर भारी नहीं हुए थे। सास जब तक उसकी जांच परख करती रहती। एक दिन उसने पूछा, बहू है? कुछ नहीं, गोपली मुस्कुरा दी। अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है, अभी क्या जल्दी है? सास चुप हो गई। हयात और पनराम ने भांग छोड़ दी। अब वह दोनों बीड़ियों ही पी लेते थे। एक दिन गोपली ने पति से कहा, बीड़ी पीना छोड़ दो, यह आदमी को सूखा कर कर रख देती है। ठीक है, हयात ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। आदमी अगर कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। गोपली की कोशिशें रंग लाने लगी। अब उससे उस दिन का इंतज़ार था जब उसे खेती के लिए ज़मीन मिलेगी। उस दिन सभापति ने हयात को अपने पास बुलवा लिया। उन्होंने उसे एक कागज़ थमाकर कहा, ले रे, सरकार ने तुमको खेती के लिए ज़मीन दी है। किधर दी है? ताऊ जी हयात से पूछा। मोहन के आगे खुंगर खाल में, सभापति ने बताया। हयात ने घर जाकर ज़मीन का कागज़ गोपली को दे दिया। गोपली, सरकार ने हमें खेती के लिए ज़मीन दे दी है। गोपली ने वह कागज़ ससुर को थमा दिया। मालिक तो आप ही हैं ना? पनराम ने उसे सरकारी कागज़ को सिर माथे लगाया और कहा, तू जैसी बहू सभी को मिले।